इन दिनों सोशल मीडिया पर खबरों का अंबार सी लगी हुई है। उसी खबर के अंबार में एक खबर है मनीष कश्यप को लेकर। मनीष कश्यप चर्चा के विषय बने हुए तमिलनाडु प्रकरण में। तमिलनाडु प्रकरण के बाद मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुए और उसके बाद मनीष कश्यप फरार चल रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को अगर देखा जाए तो डिजिटल मीडिया का साख दांव पर है। लोग कहते हैं डिजिटल मीडिया पर बिलीव करें कि ना करें, सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। अभी जो तस्वीर में आप देख रहे हैं पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी हैं, जो काफी लोकप्रिय हैं। हर मुद्दे पर ये बेबाकी से अपने राय रखते हैं, वो भी फैक्ट्स के साथ। मनीष कश्यप में सच्चाई क्या है? क्या मनीष कश्यप जेल जाएंगे? अगर जेल जाएंगे तो कितने सालों की सजा होगी? ये सारी जानकारी आज शिवनंदन भारती जी देंगे। आज इस बातचीत में हमारे साथ पत्रकार बंधु विशाल जी भी हैं और ये भाई साहब भी हैं और भी पीछे हैं भाई साहब जो सवाल जवाब करेंगे। आज जो सवाल जवाब किया जा रहा है वो पब्लिक का सवाल जवाब सीधे वकील साहब से किया जा रहा है। वकील साहब कटघरे में आज शिवनंदन भारती जी है। और सर पहला सवाल आपसे ये करता हूँ, ये जनता का सवाल है कि आखिर क्या सच को प्रामाणिकता की आवश्यकता है? मनीष कश्यप क्यों छुपा हुआ है? आखिर ये बताया जाए कि अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, अगर वो खुद से सरेंडर करते हैं, तो दोनों में जो सजा मिलेगा उसका क्या कुछ है? क्या उसमें कमी देखने को मिलेगी सजा में? सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझना है हम लोगों को कि ये जो एफआईआर हुआ है जी, उसके बैकग्राउंड में भी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, जो आप लोगों को भी उस चीज़ को पब्लिक है, पब्लिक जो देखती है उसके बाद एक ओपिनियन लगाती है। हर लोग अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड, जो दिमाग का इस्तेमाल करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, वो बात नहीं है। तो वो आम जनता जो है, सामान्य तबके के लोग, वो एक देखने पर एक डायरेक्ट ओपिनियन बनाती है। हर आदमी अपने माइंड का एप्लीकेशन नहीं करता, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है, जो कह दिया, देख लिया, मान लिया। ऐसे परिस्थिति में जो आज के डेट में जो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया पर जो कुछ पत्रकार बंधु हैं, उनके साख पर गिरती हुई साख, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि आपका प्रश्न का भी मैं सीधा आंसर दूंगा, लेकिन आज के इस दौर में मैं एक चीज़ बेबाकी से कहना चाह रहा हूं कि जितने भी ये जो माइक लेकर मीडिया कर्मी के तौर पर जो काम कर रहे हैं, युवा वर्ग खास करके यूट्यूब और सोशल डिजिटल मीडिया पर, वो लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। वो लोग के अंदर एक जुनून था सत्य को सामने लाने का, और मीडिया के प्रति लोगों का रिस्पेक्ट था, सम्मान था, अभी है। लेकिन आए दिन कुछ लोगों को ये इन्होंने नाको दम कर रखा है। कुछ बातें ऐसी है जो लोग पहले जो खबर नहीं बनती थी वो भी अब खबर बनने लगी है। बिल्कुल। तो कुछ मामले में ये बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन कुछ लोगों के गलत हरकत, और वो रिफाइनरी नहीं कर पाएगी कि इनको हमको इंटरव्यू में लाना है, किस बात को नहीं लाना है। तो वो व्यूअरशिप के चक्कर में ये भूल गए अपना नैतिक धर्म को, जो लोग भूल गए, जिस वजह से इनकी साख में भी कमी आई। तो ये एक पक्ष है। तो ऐसे परिस्थिति में आप तमाम मीडिया बंधु जितने लोग हैं, आपका एक कर्तव्य बनता है, मोरालिटी के आधार पर, मैं लीगल पॉइंट से भी आऊँगा, कि गिरते हुए साख को बचाना और इसकी विश्वसनीयता को बचाना आप तमाम लोगों के जिम्मे है। और उसको एक वजूद की लड़ाई इनके साथ हो गई है साख के साथ, तो उसको बचाना भी एक समझिए कि बहुत अहम बात हो जाएगी। अब आपका प्रश्न लेते कि आपने कहा कि सरेंडर और गिरफ्तार दोनों में क्या अंतर है। तो कानूनी रूप से अभी जब कोई केस होता है तो केस का जो स्टेज होता है, एफआईआर हो जाने के बाद अनुसंधान में सत्य बात असत्य बात का पता करके पुलिस अपना रिपोर्ट देती है। इस दौरान जो अभियुक्त होते हैं उनको गिरफ्तारी का खतरा होता है। तो गिरफ्तार के बाद लोग बेल होता है, ट्रायल में बहुत लंबा समय लगता है, तो तत्काल लोग कहता है कि बेल दीजिए। तो बेल में यदि कोई व्यक्ति खुद को सरेंडर करता है, तो सरेंडर करने के बाद बेल के टाइम में एक जज साहब को हम लोग बहस के दौरान बोलते हैं कि हुजूर ये भागने वाला व्यक्ति नहीं है, इनको यदि आप बेल दे देते हैं तो लॉर्डशिप ये जो है सो वो आएगा जब कभी भी कोर्ट में। यदि नहीं आने रहता तो ये भागता क्यों है, खुद सरेंडर किया है। इट शोज दैट कि ये भगोड़ा नहीं हो सकता है, तो उसकी एक विश्वसनीयता, तो एक पॉइंट वो बेल के टाइम में वो बहुत हेल्पफुल होता है। जी जी। तो ये एक इसका इम्पैक्ट है यदि सरेंडर कर जाते हैं। दूसरा, यदि गिरफ्तार करते हैं तो पुलिस के तरफ से, ये माने सरकार की तरफ से जो वकील साहब होते हैं वो कहते देखिए ये आदमी आएगा नहीं, बहुत मुश्किल से तो हाथ लगा है,
भागा हुआ था, ये कर रहा था, हमने पकड़ा है, अभी जेल में रखिए जब तक कि ट्रायल नहीं कंप्लीट हो। तो एक चीज़ ये है। तो ऐसे परिस्थिति में मनीष कश्यप का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने कहा कि जहाँ कहिएगा वहाँ मैं आके सरेंडर कर जाऊँगा, ये वो। तो कुछ बातें वो जो कह रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। तमिलनाडु पुलिस आई हुई है और बिहार पुलिस अन्य 2 राज्यों में छापामारी कर रही है। 2 अभियुक्त पकड़ा चुके हैं, तीसरे यही फरार है। दर्जनों मामले हैं, पूर्व में भी बहुत सारे इनमें मामले देखिए, हैं। अभी उस बात पर भी मैं आऊँगा जिस तरीके से आया है। देखिए, हर चीज़ को सत्य भी नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यही गलतफहमी है कि वहाँ की घटना को बहुत लोगों ने सत्य मानकर प्रकाशित करने लगा, जी जी बिल्कुल। उसी तरीके से ये जो मामला कहा जा रहा है, इसको भी अभी सत्य नहीं मानना चाहिए। एफआईआर तो किसी पर कोई कर सकता है, मैं बैठा हूँ, आप भी एफआईआर कर सकते हैं। तो एफआईआर कोई इस चीज़ का पैमाना नहीं होता है। तो एक इमेज और इम्प्रेशन को भी यदि किसी पर भी, आप पत्रकार बंधु हैं, आप पर भी कोई कर देगा, तो इससे ये चीज़ नहीं चाहे जब तक कि उसके तथ्य पर न जाए। तो अच्छा जब तक- वकील साहब, आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन कोई पत्रकार अगर कह दे हम्म, कि मैं हम्म, गिरफ्तार हो जाता हूँ, अगर मैं जेल से छूटकर आऊंगा हम्म, तो सरकार- सीधे सत्ता ही बदल दूंगा, सरकार ही बदल दूंगा, हम्म। ये कौन सी भाषा सीधे है? शब्दों में कहा जाए तो ये बड़बोलापन है। क्या उचित है? और किसी भी इंसान को इतनी समझ होनी चाहिए कि यहाँ पर लोकतंत्र है। एक व्यक्ति विशेष से कुछ नहीं होता है, लोगों के राय से सारा चीज़ होता है। लोग आपको देख रहे हैं, आपके व्यूअर्स बहुत हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके सब गुलाम हो गए कि आपके इशारे पर कोई भी व्यक्ति, मैं हूँ या कोई, ये लोकतंत्र है। तो ये कहना उचित नहीं है। हाँ, ये जो एक टारगेट बातें होती है उस पर, अभी ये पॉलिटिकल बयान के तौर पर मैं दूंगा तो ये प्रवक्ता के तौर पर हो जाएगा। इसके लिए नहीं आरजेडी के सर, प्रवक्ता आपसे लोग जानना हैं। चाहते हैं, तो क्योंकि सर, सर आप आप कानून की बुद्धिजीवी बात- वर्ग से आते हैं, एक जेन्युइन सवाल है, कोई बंदा कह रहा है इस बात कि पर मैं रक्षा सत्ता बदल क्या? दूंगा। देखिए विचलन में भी कभी कभी लोग कुछ बोल जाते हैं, तो जब फ्रस्ट्रेशन होता है, केस का दौर होता है, तो मनीष जी जिस दौर से गुजर रहे, हो सकता है फ्रस्ट्रेशन में कुछ बातें निकल गई हों, लेकिन ये उचित नहीं है। यदि आप साफ साफ शब्दों में कह दें तो ये चैलेंज करना। अच्छा सत्ता सर, को- फ्रस्ट्रेशन एक जगह होता है, हम्म, कई टीवी चैनलों को बोल चुके हैं हम्म, कि ये हर जो जगह सारा जा रहा है, किया डिबेट कर धरा रहे हैं। है, जो सारा किया धरा है, तेजस्वी करवा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी कैसे करेंगे, ये बताइए। वो तेजस्वी बिहार के यादव डिप्टी किस- सीएम है, कानून ये- मतलब वो ये- गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी के पास तो है। ये जो आप लोग का एक प्रश्न है कि तेजस्वी यादव जी पर कटाक्ष करना, कि वो टारगेट किया जा रहा है। टारगेट करना, ये क्या दर्शाता है? बिल्कुल। तो इस मुद्दे पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यही पर होता है कि कानून के विषय से कानूनी रूप से बात करते हैं। इतनी समझ होनी चाहिए। जब आप माइक लेकर चलते हैं, कहते हैं कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो आपको हर सब्जेक्ट मैटर पर ज्ञान नहीं है तो अध्ययन करके तब कोई बात करनी सही चाहिए। कहा आपने। नहीं है तो चुप रहिए। हर आदमी हर चीज़ का विशेषज्ञ। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीटेक की भी बात बहुत बेहतर तरीके से जाऊँगा, इंजीनियर की बात समझूंगा। हर चीज़ का अध्ययन करके फिर मैं बात करूँगा। तो यहाँ पर एक चीज़ बताइए कि तेजस्वी जी पर जो ये प्रहार था, ये अयोग्यता का प्रमाणिकता है। इसलिए कि आपको जानकारी के लिए होना चाहिए कि यदि वो ठीक है, आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा केस किया गया, केस जो है वो चूंकि बिहार पुलिस के अंतर्गत में जो है इन्होंने किया, बिहार पुलिस जो है सो गृह विभाग के अंतर्गत आता है, उस पर नियंत्रण गृह विभाग और गृह मंत्रालय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अभी है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के पास। तो यदि मान भी लिया जाए कि ऐसा कहता है लोग, एलिगेशन है, लेकिन यदि मान भी लीजिए कि सरकार के इशारे पर हुई, तो सरकार का जो है गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। तो इसमें तेजस्वी जी की क्या भूमिका हो सकती है? तो कहिएगा कि इनको क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो ये सब एक फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, आदमी दुखी है, उतना तय नहीं कर पाता है, इस वजह से वो अनाप शनाप मुँह से कभी एक और सवाल है वकील साहब कि बीते दिन उनके ट्विटर से एक फोटो पोस्ट किया गया था जो 2019 का था। एक इन्होंने नया वायरल किया अपना फोटो के, उस समय अरेस्टिंग हुई थी, कोतवाली थाना ने इन्हें गिरफ्तार किया था लहासा मार्केट को लेकर, जो कि कल इनके ट्विटर से पोस्ट किया गया। तो एक और नया FIR हुआ है कल। देखिए, जितनी तो क्या एडिट होगा वो सजा में वो सब मैं कुछ बढ़ते जाएगा? किसी खास व्यक्ति का नाम लेकर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ लोग जिस तरह से कुछ लोग बंदूक दिखाकर डराते हैं, तो कुछ लोग इस माइक को लगाकर भी डराते थे लोगों को। तो इस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि समय जो है ना, आपका इमेज और इम्प्रेशन और एक आदमी के कुकृत्य से हर चीज़ वो प्रभावित होता है। तो हमेशा संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। सत्य को दिखाने का ऐसा नहीं है कि एक पर एक चैनल है। तो सत्य, आप
मीडिया में जब कभी भी मीडिया का पहला नॉर्म्स ये है कि आप सभी पक्षों का बात करो, स्टेटमेंट सही। चलाते तो एक पक्ष का नहीं, दोनों पक्ष दूसरे पक्ष का भी सुनिए, उसका भी स्टेटमेंट होना चाहिए और अपना एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। तो निष्कर्ष में जजमेंट देने के, हम भी आपको तर्क रखेंगे जजमेंट देने के, जब भी कोई प्रश्न पूछता है न्यायालय में पेंडिंग है मामला, तो न्यायालय से होगा, डिसीजन वहाँ से होगा, हमारा एक ओपिनियन हो सकता अच्छा है। वकील साहब, इस केस में अब क्या दिख रहा है आपको? मनीष कश्यप अगर सरेंडर करते हैं तो कितने दिनों तक जेल में रहेंगे? देखिए, ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। आपको मैं बहुत बेबाकी से कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप जी, आप हमेशा मनीष कश्यप जी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर मेरा ऑब्जेक्शन है। आप क्यों नहीं, 26 चैनल है, एक व्यक्ति को नाम जिक्र करना उचित नहीं है। जिक्र इसलिए किया जा रहा है सर, सभी चैनल पे आधार मेरा मैं बात समझिएगा, इनकी जो एफआईआर में जो नाम दर्ज हुआ है स्टेटमेंट के आधार पे हुआ है, वो मौके पे मौजूद थे या नहीं मौजूद थे वाला चीज है। राकेश रंजन की गिरफ्तारी हुई 8 मार्च को, उसके स्टेटमेंट में ये आया कि उस समय मौके पर ये भी मौजूद थे और कहीं ना कहीं संलिप्तता मनीष कश्यप की भी। और भी राष्ट्रीय मीडिया हाँ। पे खबर को ट्रायल किया जा रहा है, वो इंटरव्यू दे रहे हैं, बेबाकी से इंटरव्यू दे रहे हैं, तो सवाल उठेगा ही जनता ना। क्या ये जानना चाहती है कि राकेश रंजन की जो सजा होगा और जो मनीष कश्यप को जो सजा होगा, वो क्या दोनों में एक्ट में अंतर होगा? नहीं, देखिए, वो सजा की बात पर अभी देखिए, सरकार ने अपने तरफ से वो एक नकेल कसने की कोशिश की है। अच्छा, एक रेगुलेशन की जरूरत थी, ये चीज़ को सभी लोग फील भी कर रहे थे। चूंकि जबकि घोड़ा है, चलती है स्पीड, तो उसमें लगाम है, गाड़ी चलती है तो उसमें ब्रेक है, हर चीज़ का अपना एक फंक्शन है। तो जो अनियंत्रित हो गया था और अराजकता की स्थिति आ गई थी, जिसको जो मन हो रहा है वो चला रहा था, तो ऐसे में थोड़ा सा वो किया गया। एक बात तो यह है। दूसरी बात आप समझिए कि अभी जो आपने जिक्र किया कि वो कौन कौन सी धाराएं हैं, तो उसमें 2-3 धाराएं जो है सो प्रमुख रूप से, जैसे कि इसमें आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, एक 468 है। तो 468 में जो है सो वो 7 साल तक की सजा का प्रावधान है अधिकतम। लेकिन उसमें कभी कभी क्या होता है कि जब आप अवलोकन करेंगे तो वो तो हाई कोर्ट में भी मामला आ रहा है, तो 468 का जो इंग्रेडिएंट है उस पे तौर पर कहा जा रहा है कि आपने जो भी बयान दिया वो भ्रामक थे और आपके बाद से जो है सो दंगा भड़कने की पूरी संभावना थी, दंगा युद्ध भी छेड़ सकते थे। हाँ, तो इत्यादि तरह की बातें, 2 राज्यों के बीच में भड़काऊ भाषण का उसको आपने ये किया, तो ये सब एलिगेशन है उनके ऊपर। अब उस चीज़ को वो कोर्ट में इनका फुटेज के आधार पर कि कौन कौन मीडिया कर्मियों ने किया, तो 26 लोग उस पर टारगेटेड हैं और इन लोगों के विरुद्ध जो है सो कार्रवाई अभी की जा रही है। एक तो ये चीज़। लेकिन अभी जहाँ तक मनीष कश्यप का बात है, तो बेल के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट केस नहीं है। मैं आपको बहुत बार से बार बेल मिल जाएगा, बिना कोर्ट आए हुए मिल जाएगा, एंटीसिपेटरी बेल का संभावना है, मिल सकता है, मिल सकता है, ये सत्य है। क्या लगता है वो उसी चक्कर में है क्या? तो कोई भी इंसान देखिए, जेल और मौत को अंतिम दम तक लोग टालता है, अंतिम दम तक लोग चाहता है कि जिस तरह से मौत को अंतिम दम तक टालता है, तो जेल को भी समझदार आदमी अंतिम दम लेकिन तक एक कहा तो जाता है कि जब आप बेल लेंगे तो वो सिद्ध हो जाता है कि आप उसमें अभियुक्त थे। मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर, बहुत से लोग जानना भी चाहते होंगे, जैसे आप बेल लेते हैं तो ये सिद्ध हो जाता है कि आप केस से जुड़े हैं, और एक कानून प्रक्रिया में होती है कि जब वो जांच होता है तो आप उसमें निष्पक्ष पाते हैं, तो आपको बेल की आवश्यकता नहीं है, एनओसी आपको मिल जाता है। नहीं, चार्जशीट में जहाँ पर नाम आपने कहा कि अनुसंधान के दौरान तो कि ये होगा, तो देखिए वो सब चीज़ नहीं होता। कभी कभी लोग सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए भी स्टंट करते हैं। अच्छा, जैसे या उसको एक आप एक चीज़ बताएं ना कि जब उनका जो उनका क्या व्यू, मैं उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो स्टंट है कि उसमें सिंपल सा बात है कि बोलना और कथनी और करने में बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बहुत सारा ये चीज़ होता है। तो आप एक चीज़ समझिए कि अभी जो गिरफ्तारी का जहाँ तक बात है या सरेंडर का बात, उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन एंटीसिपेटरी का विकल्प एक खुला हुआ है। तो आदमी चाहेगा कि हम एंटीसिपेटरी बेल फाइल करें, सेशन से डायरी मांगने के बाद वो देखते हैं तो वहाँ पर संभावना कम होती है। लेकिन हाई कोर्ट तक आते आते चूँकि बहुत मेरिट पर बात होती है, गुण दोष पर विवेचना होती है, और वहाँ पर संभावना प्रबल रहती है एंटीसिपेटरी बेल का। 302 में मिलता है, मर्डर केस में मिलता है एंटीसिपेटरी बेल, तो ऐसा नहीं कि इसमें नहीं मिले, मिल भी सकता है। अच्छा, आपसे काफ़ी बातचीत हो गई है और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मनीष कश्यप के समर्थक ढेरों हैं सोशल मीडिया पे, काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं सत्ता बदल देंगे, वो तो वक्त बताएगा सत्ता बदलेंगे बदलेंगे। वकील साहब, आप किससे पक्ष में हैं? देखिए,
ये जो आपका प्रश्न है कि मैं किसके पक्ष में हूँ, तो कुछ मुद्दे पर मैं मनीष कश्यप के साथ भी हूँ और कुछ मुद्दे पर मैं मनीष कश्यप के विरोध में हूँ। अब बोलिएगा कुछ मुद्दा क्या? तो मनीष कश्यप के बहाने पूरे सोशल मीडिया को जो टारगेट किया जा रहा है वो गलत है। मनीष कश्यप के बहाने अन्य लोगों को भी को टॉर्चर करने की बात की जा रही है वो गलत है। अभी मनीष कश्यप के बहाने अभी जो आर्मी और पुलिस के बीच की जो झड़प हुई थी, जिसको सोशल मीडिया पर जो आप लोग लाए, उसकी प्रतिशोधात्मक कार्रवाई में भी बहुत लोगों को लपेटे जाने की संभावना है, वो गलत है। तो वहाँ पर तक मैं सिद्ध हूँ। लेकिन इनका जो मोड ऑफ स्पीकिंग है, इनका जो एक डिसीजन और वो ऑब्जेक्शनेबल कंडक्ट है, उसके मैं सपोर्ट में नहीं हूँ। लेकिन मोर और ओवर अभी आप एक चीज़ समझिए कि अभी जो स्थिति है, सोशल मीडिया के गिरते साख को कैसे बचाया जाए, इस पर एक विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि ये एक ऐसा अभिन्न चीज़ बन चुका है। अब आज के इस भागम भाग के दौर में किसी के पास उतना वक्त नहीं है कि टीवी के पास जाकर 2 घंटा बैठे और खबर देखे। किसी के पास उतना वक्त नहीं है कि 3 घंटा पेपर में समय बिताए। इसलिए आप लोगों की प्रासंगिकता बहुत महत्व हो गई है समाज के लिए। इसके बगैर लोग सोशल मीडिया पर जो खबरें होती है उसके बगैर लोग रह नहीं सकता है, और इसकी खबर विश्वसनीयता के साथ है, उस बात को लेकर हम लोग चिंतित हैं। जाते जाते आखिरी सवाल कि सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट डालते हैं, वो तेजी से वायरल होते हैं। अगर वो पोस्ट फेक होते हैं तो उसका दुष्प्रचार होता है। तो क्या सोशल मीडिया पे फेक न्यूज को कैसे स्टॉप लगाया जाए, उसे कैसे खंडित किया जाएगा? क्या उसमें कुछ कानूनी प्रक्रिया है, कुछ हस्तक्षेप हो सकता है? देखिए, अभी ये बहुत ही ये एक समस्याएं आने लगी है कि अभी कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज को सोशल मीडिया पर कोई प्रकाशित करता है, बिल्कुल, और वो वायरल होता है। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, वो इनके पास रिफाइनरी सिस्टम नहीं है। हाँ। तो इसको पहले, जैसे अभी सिनेमा में क्या होता है कि रिलीज से पहले आपको देखा जाता है सारा चीज। तो उसी तरीके से इसको भी पहले प्री परमिशन लेने की जरूरत है कि ये वीडियो है, पहले वो ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहेगा, वो पूरा एक मैकेनिज्म होना चाहिए, वो देख लिया कि कोई यूट्यूब से लेना होगा। और ऐसा एक सजेशन है कि इस तरह का प्रावधान हो जाए कि मान लीजिए मैंने कोई वीडियो बनाया, तो अभी यूट्यूब से आप प्रकाशित करना चाहते हो, यूट्यूब के पास एक मैकेनिज्म होनी चाहिए कि वहाँ से आपको NOC लेना होगा कि नहीं, इनका ठीक ऑब्जेक्शन नहीं है, और 1 दिन बाद वो प्रकाशित होना चाहिए। तो ये सब सिस्टम, ये तो कानून बनाने की शक्ति जो है लेजिस्लेचर के पास है, पार्लियामेंट और राज्य में जाएंगे तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। लेकिन कोई भी आदमी अपने शक्तियों का सदुपयोग कर ही नहीं रहे हैं। सब एक दूसरे का, आपके पास कानून है, बना दीजिए। क्यों आपके कभी इन पत्रकार को आपका घरे में खड़ा करने, कभी आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, आपके पास रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है, इसीलिए वो चीज़ लोग कर जा रहा है और फंस जा रहे हैं। बिना जांच के जब बिहार पुलिस ट्वीट कर सकती है तो उनके साथ क्या हो सकता है? एक जो भैया बताया है कि मनीष कश्यप ने खुद एक हथकड़ी का फोटो डाला, मनीष कश्यप खुद बोले कि मेरा फर्जी ट्विटर अकाउंट है, उन पे भी FIR करूंगा। हाँ, तो ये जब ये खत्म हो जाता है मसला तो मैं उन लोगों पे FIR करूंगा। बिहार पुलिस वालों ने भी बिना जांचे ही उनके ऊपर एक और FIR कर दिया है। देखिए, FIR का आपको एक बार बता दूं कि FIR जब कोई घटना घटित होती है तो प्रथम दृष्टिया में FIR होता है, अनुसंधान। ये नहीं कि पहले आप जांच लीजिए तब FIR कीजिए, FIR के बाद ही जांच शुरू होती है। तो माना आपने कहा कि वो फर्जी वीडियो है, तो ये चीज अनुसंधान का जब फाइनल चार्जशीट जमा होगा तो पता चलेगा कि इनका अकाउंट नहीं। तो यही तो अनुसंधान का पार्ट होता है। जहां पर कोई मर्डर होता है तो मर्डर में किसी व्यक्ति का नाम बोल देता है, आया ब्लिंक किया तो हाँ इनका नाम दे दो, बाद में पता चला कि वो आदमी उस दिन मुंबई में था, तो चार्जशीट में आता है कि इनका नाम ये हो गया, ये पुलिस के पास है। तो अनुसंधान पहले FIR फिर अनुसंधान। तो ये अनुसंधान का पार्ट है, और अनुसंधान में पुलिस को लगेगी कि इनके फेक आईडी से इस तरह का इस्तेमाल किया, तो जो फेक आईडी से ये प्रकाशित किया था वो जेल जाएगा, फिर ये बचेंगे तो सारा रिपोर्ट में आएगा। जी हाँ, डिजिटल मीडिया पर पत्रकारों के गिरते साख को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखे पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी। सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन दर्शकों के सामने एक सवाल फिर खड़ा हो जाता है, पत्रकारिता का एथिक्स एंड लॉ। जो माइक उठाते हैं, कम से कम पत्रकारिता का एथिक्स एंड लॉ का पालन कीजिए, तभी आप एक अच्छे पत्रकार कहलाते हैं। अगर आप पत्रकारिता का आड़ में राजनीति कीजिएगा तो यही हाल होगा जो आपके सामने है। प्लीज शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।